Hello professionals, how are you? Hope everyone will be fine. So let's start today's video. आज की वीडियो का मौजू जो है वो है नेट टू पैक एक ऑर्डर को प्लान कैसे करना है, यानी सॉक्स प्रोडक्शन ऑर्डर की प्लानिंग कैसे करनी है नेट टू पैक। एक ऑर्डर को नेट टू पैक प्लान करने के लिए दो डिपार्टमेंट बड़ी अहमियत के हामिल हैं, एक मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। कुछ डाटा शुरू में जो है वो मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है। तो अब पीपीसी डिपार्टमेंट जो है वो उस डेटा से फिर आगे सारे प्लान्स बना के डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड करता है। और अब जो चीज़ें मार्केटिंग से नेसेसरी रिक्वायर्ड हैं उसमें से परचेज ऑर्डर की कॉपी रिक्वायर्ड है, तमाम स्टाइलों के ओरिजिनल सैंपल्स रिक्वायर्ड हैं उनको फॉलो करने के लिए, कस्टमर की तरफ से स्पेक्स शीटें आती हैं और टेम कार्ड आते हैं पैकेजिंग के, वो रिक्वायर्ड होते हैं। तमाम स्टाइल्स के अप्रूव्ड प्रोटोटाइप सैंपल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं मार्केटिंग की तरफ से। लेटर ऑन पीपीसी डिपार्टमेंट फिर साइन करके आगे डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करता है। कलर स्टैंडर्ड्स के स्वैचेस जो हैं वो कस्टमर की तरफ से आना बहुत ज़रूरी है, जो कि मार्केटिंग जो है वो लेके देती है, बिकॉज मार्केटिंग इज़ अ ब्रिज बिटवीन बायर एंड सेलर। तो वो मार्केटिंग प्रोवाइड करती है। ऑल अप्रूव्ड आर्टवर्क फ्रॉम कस्टमर, जितनी पैकेजिंग है, डिज़ाइनिंग है, जो चीज़ भी है, लोगो बनने हैं, जो भी बनना है, उसके आर्टवर्क जो हैं वो कस्टमर की तरफ से मार्केटिंग लेके देगी और पैकिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा पीपीसी डिपार्टमेंट को। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट को पीपीसी डिपार्टमेंट कहते हैं, इसलिए यहाँ मैं पीपीसी ही यूज़ करूँगा। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो परचेज ऑर्डर की कॉपी जो फॉरवर्ड करेगा वो उसकी यहाँ लगा दी गई है डिटेल्स। ये डिटेल डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट लेआउट हो सकता है, ईच कंपनी अपने हिसाब से डिज़ाइन करती है। यहाँ समझाने के लिए एक परचेज ऑर्डर शीट का फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन करके दिखा दिया गया है, जिसमें कस्टमर की तरफ से दी गई सारी डिटेल्स होती हैं। इसमें शिपमेंट डेट होती है, पीओ डेट होती है, फिर स्टाइल नंबर होते हैं, साइज़ होते हैं, स्टाइल के कलर्स होते हैं, स्टाइल की डिस्क्रिप्शन होती है, पैकिंग टाइप और पैकिंग स्टाइल होता है, फिर एक डब्बे में कितनी डजन्स डलनी है वो होती हैं, इस पीओ के टोटल कितने पैक्स बनेंगे वो होती हैं, एक डब्बे में कितनी डज़न डलेगी वो डिटेल दे दी गई है, और टोटल कितनी डजन्स हैं और टोटल कितने कॉटन्स बनने हैं वो डिटेल दे दी गई है। तो यहाँ क्योंकि सॉलिड ऑर्डर को प्लान करना कुछ ईजी होता है, तो यहाँ असॉर्टमेंट वाले ऑर्डर को ही एग्जांपल बनाया गया है कि असॉर्टमेंट वाले ऑर्डर को किस तरह से प्लान किया जाता है। तो यहाँ 3 कलर हैं, 2 साइजेज़ हैं और टोटल तकरीबन 7 स्टाइल्स हैं। तो इनको हमने प्लान करना है कि शिपमेंट निकालने के लिए इनको कैसे प्लान करेंगे, तो वो डिटेल्स हम सारी देखेंगे। अब पीपीसी डिपार्टमेंट इस पीओ को फॉलो करके जो जो नेसेसरी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी मार्केटिंग से लेके आगे डिपार्टमेंट्स को प्लान बना के देते जाएंगे, अलग-अलग टारगेट डेट्स देते जाएंगे और जो भी डिमांड्स वगैरह बनानी है वो देते जाएंगे। इस पीओ के बाद अब हम देखते हैं कि सबसे पहला काम जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने करना है वो कौन सा है। किसी भी ऑर्डर को प्लान करने के लिए पीपीसी डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो एक चेक लिस्ट बना के अपने पास रख ले, और वो स्टैंडर्ड चेक लिस्ट होनी चाहिए। इस तरह से चीज़ें स्किप नहीं होती हैं। हमारे यहाँ चेक लिस्ट बनाने का रवाज बहुत कम है, बहुत कम लोग चेक लिस्टें बना के रखते हैं, और सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान की टीम ये स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करेगी कि आप चेक लिस्ट बना के रखें। ईच एंड एवरी एक्टिविटी, टास्क, प्लान, जो भी चीज़ है आप उसकी चेक लिस्ट बना के अपने पास रखें। जब वो करने लगें तो उसको चेक लिस्ट के मुताबिक करें। अब एक मोटी मोटी चेक लिस्ट मैं कहता हूँ कि व्हाट डिलीवर्स पीपीसी। पीपीसी ने क्या करना है, पीपीसी ने इस पीओ के बाद सबसे पहले यहाँ डिमांड कैलकुलेट करके उसकी डिमांड बनानी है, फिर पैकेजिंग की डिमांड्स बनानी है, कितनी पैकेजिंग चाहिए, तमाम टारगेट डेट्स जो हैं वो शिपमेंट डेट को मीट करने के लिए कैलकुलेट करनी है,
फिर प्री प्रोडक्शन मीटिंग्स करनी है। प्री प्रोडक्शन मीटिंग्स में ये डिफ़ाइन किया जाता है कि इस ऑर्डर के साथ क्या होना है, किस तरह होना है, किस टाइम होना है, किस तरीके से होना है। फिर निटिंग प्लान बनाया जाता है। निटिंग की प्लानिंग शीट बना के देते हैं, स्टिचिंग प्लानिंग शीट बना के देते हैं, प्रोसेसिंग की प्लानिंग शीट बना के देते हैं, प्रेसिंग की प्लानिंग शीट, पैकिंग की। फिर ये सारी चीज़ें जो है ना ये बना के डिपार्टमेंट्स को डिलीवर करते हैं। यहाँ भी दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। जिन कंपनीज़ के अंदर ERP या SAP वगैरह इस्टेब्लिश हुआ है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वो सिस्टम में ही बना के उनको ऑथराइज़ कर देते हैं। तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना प्लान एज़ पर नीड निकाल लेता है। अगर ERP या SAP नहीं है तो आप मैनुअली बना सकते हैं। मैनुअली बना के उनको PDF फाइल्स में जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो PPC डिपार्टमेंट ने प्री प्रोडक्शन मीटिंग्स इस डिपार्टमेंट के साथ करनी है। फिर टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल्स होते हैं जो कस्टमर को जाते हैं शिपमेंट के अप्रूवल के लिए, तो वो बनाने हैं। फिर प्रोटोटाइप्स और ट्रिम कार्ड्स डिलीवर करने हैं। और स्पेक्स शीटें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द स्पेक्स शीट के कुछ स्टाइल गलत ना बन जाए, वो डिलीवर करनी है। तो ये एक मेनली चेक लिस्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए, जो इसको इसने फॉलो करना है। और इसको फॉलो करते हुए एक एक प्लान बनाते जाना है और डिपार्टमेंट्स को क्लियर करते जाना है। तो ये सारी प्लानिंग करने के लिए ना कुछ स्टैंडर्ड डेज रखे जाते हैं, लीड टाइम जिसे कहते हैं। अब शिपमेंट के डिफरेंट लीड टाइम होते हैं। 65 डेज तक लीड टाइम होता है, 45 डेज होता है रिपीट ऑर्डर्स के लिए, 35 भी होता है। जो कंपनीज लीन मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती हैं उनका लीड टाइम बहुत कम होता है। 25 डेज में भी वो शिपमेंट दे देते हैं। इवन के 20 डेज में भी शिपमेंट्स दे रही हैं कुछ कंपनीज जिनके अंदर 6 सिग्मा और लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। तो जो बेसिक कंपनीज हैं जिनके अंदर ये सिस्टम नहीं है, तो वो नॉर्मली 45 डेज में रिपीट ऑर्डर्स का लीड टाइम रखते हैं और 65 डेज का जो है वो एक्चुअल फर्स्ट टाइम ऑर्डर जो बुक होता है तो उसका लीड टाइम रखते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि जी ये जो लीड टाइम है इसका ब्रेकअप कैसे रखना है, कौन सी चीज़ कितने दिन के अंदर जो है वो मैच्योर होनी चाहिए ताकि जो है वो हम अपना ऑर्डर टाइमली कंप्लीट कर लें। हमारे यहाँ प्लानिंग कर ली जाती है, उसको फॉलो नहीं किया जाता। निटिंग स्टार्ट करने के दिन आ जाते हैं, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा मटेरियल या कौन सा प्लान कितने दिन पहले मैच्योर हो जाना चाहिए PPC डिपार्टमेंट की तरफ से। अब लीड टाइम की डिवीजन को देख लें जी किस तरह से करना है। फॉर इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग PPC डिपार्टमेंट शुड फॉलो द स्टैंडर्ड डेज फॉर ईच डिपार्टमेंट्स प्लानिंग एज पर लीड टाइम। दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स बट मोस्ट प्रोबेबली दीज आर फॉलोड इन सॉक्स इंडस्ट्री। अब जो डेज हम डिस्कस करेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इन्हीं को फॉलो करे। डिफरेंट कंपनीज में जैसा कि मैंने कहा डिफरेंट लीड टाइम्स होते हैं। किसी के पास अच्छा सिस्टम होता है, किसी के पास स्लो सिस्टम होता है, तो वो सारी अपने अपने तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन चाहिए हमें ये कि जी हम जो प्लान करें उसको इम्प्लीमेंट करें। प्लानिंग करने के बाद फिर उसमें से जो हैं वो डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। कस्टमर्स जो अनाइड होते हैं वो फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। तो सोच समझ के डेज को जो है वो आप कैलकुलेट करें और उसको फॉलो करें। प्लानिंग करने का फ़ायदा तब है जब आप टाइमली उसको मीट करें। प्लानिंग करके उसको रख दें, फॉलो ना हो और वो लेट होते रहें तो उससे कोई जो है वो कस्टमर खुश नहीं होता। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को स्ट्रगल्स करना पड़ती हैं कि जी शिपमेंट डेट बढ़ा दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने बड़े कीन इंटरेस्ट के साथ जो है वो प्लानिंग करके लीड टाइम की उसको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसा कि ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने डेज का जो डिफरेंस है वो किस तरह से रखना है। तो लीड टाइम को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 65 डेज़ या 45 डेज़। तो इस ऑर्डर को जो है वो 45 डेज़ के पे डिस्कस किया जाएगा क्योंकि ये एक रिपीट ऑर्डर है। तो इसको हम 45 डेज़ के साथ करते हैं। होता क्या है कि जब PO शीट आती है तो परचेज ऑर्डर शुड बी प्लान इन सिस्टम और इन मैनुअल प्लानिंग शीट विद इन 3 डेज आफ्टर रिसीविंग इट फ्रॉम मार्केटिंग से ऑर्डर रिसीव करने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर उसकी सिस्टम में या मैनुअली प्लानिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसको प्लान कर लेना चाहिए। करना क्या है इसके साथ। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ कंसर्न होते हैं कि जी कॉस्टिंग इस पे पूरी आती है कि नहीं आती है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट PO जब प्लान हो जाए तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कॉस्टिंग को क्लियर कर दे।
क्योंकि ये कुछ कंपनीज़ में बड़ा सख्त रूल होता है कि जी जब तक फाइनेंस इसको अप्रूव नहीं करता, ऑथराइज़ नहीं करता, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इसको जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना प्रोसेस पूरा करके क्लियर कर दे। अब जो है वो एटलीस्ट 10 दिन चाहिए होते हैं यान को जो है वो अरेंज करने के लिए। इतना मार्जिन यान के लिए रखें कि आपको 10 दिन चाहिए यान अरेंज करने के लिए, तो यान को 10 दिन के अंदर अंदर अरेंज करें जैसे भी हो। और 5 दिन पहले यानी निटिंग स्टार्ट करने से 5 दिन पहले यान आपका फैक्ट्री में पहुंच जाना चाहिए। देन आप टाइमली इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर रिपीट स्टाइल है तो उसके लिए प्री प्रोडक्शन मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि डिस्क्रिपेंसीज ना आएँ। लेकिन रिपीट स्टाइल का डाटा मौजूद होता है तो अपने अपने डिपार्टमेंट में केयरफुली उसको स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर प्री प्रोडक्शन मीटिंग करनी है तो 5 days बिफोर टू स्टार्ट निटिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी पीओ आपने ये प्री प्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा कर लेना है। निटिंग प्रोडक्शन शुड बी स्टार्टेड आफ्टर 18 days ऑफ पीओ प्लान डेट। अब जिस दिन से पीओ सिस्टम में या मैं आपके प्लान में आ गया तो उसके 18 दिन बाद निटिंग की प्रोडक्शन स्टार्ट होनी चाहिए। ये वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। या तो आप प्लान ना करें, अगर प्लान कर रहे हैं तो फिर इस तरह दिन लिख के एक घंटे का हिसाब रखें, ठीक है। अब निटिंग प्रोडक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 days आफ्टर निटिंग स्टार्ट डेट। अब जिस तरह से पहले हमने डेज कैलकुलेशन, मशीन्स कैलकुलेशन, डजन कैपेसिटी कैलकुलेशन सब कुछ जो है वो किया हुआ है, तो यहाँ डेज जो हैं वो बाउंड कर दिए गए हैं कि हर हाल में आपने 12 days के अंदर इस पीओ की निटिंग पूरी करनी है। तो यहाँ आपको मशीन्स एलोकेशन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगी और ये करना होता है क्योंकि बहुत सारे और भी ऑर्डर चल रहे होते हैं और मशीनों पे चल रहे होते हैं। तो आपने 12 days का मार्जिन इस पीओ के लिए रखें। अब ये भी होता है कि जी बहुत का निटिंग की कैपेसिटी वेकेंट है तो आप 12 days से ज़्यादा भी दे सकते हैं, किसी और प्रोसेस में डेज कम कर लें। लेकिन आपने जो ऑर्डर प्लान करना है, जो इस ऑर्डर के लिए 12 days हमने रखे हैं तो वो रख देने हैं। अब जब ऑर्डर के 12 days फिक्स हो जाएंगे तो उसके लिए टॉप्स के सैंपल जो हैं वो 15 दिन शिपमेंट से पहले रेडी होने चाहिए। अब हम होता ये है कि शिपमेंट जाने वाली होती है, इंस्पेक्शंस हो रही होती हैं और हम टॉप्स के पीछे भाग रहे होते हैं। तो इसको टाइमली जब पीओ प्लान हो जाए तो उसके मटेरियल्स वगैरह अरेंज करके टॉप्स बनाना शुरू कर दें ताकि टाइमली जो है वो ये कंप्लीट हो जाए। कस्टमर के पास जो है वो बड़े टाइमली जो है ना टॉप्स पहुंचने चाहिए। तो 15 days प्रायर टू शिपमेंट डेट जो है वो टॉप्स रेडी होनी चाहिए। अब इस ऑर्डर की जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसके लिए आपको एफिशिएंसी परसेंटेज, वेस्ट परसेंटेज जो है मटेरियल की कैलकुलेशंस को पूरा करने के लिए और जो एक्स्ट्रा नेट करते हैं उसको पूरा करने के लिए पीओ शुड बी डिसाइडेड बिफोर टू स्टार्ट एंड पीओज प्रोडक्शन कि जी ये सारी चीज़ें एफिशिएंसी परसेंटेज, वेस्ट परसेंटेज, एडिशनल परसेंटेज यानी एक्स्ट्रा नेट जो करना है वो पहले से डिसाइड कर लें कितना कितना रखना है और उसके मुताबिक डिमांड सारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जी आप 10% पे प्लान करके पीओ को प्लान कर लें, स्टार्ट कर लें और एंड पे पता चले वेस्ट हमारी 20% आई है तो लेके बैठे रहें जी कि अब 10% कहाँ से पूरा करें। तो इसलिए ये बड़ी एक्यूरेट कैलकुलेशंस होनी चाहिए। जब निटिंग हो जाए तो साथ साथ इसका प्रोसेस जो है वो चलता रहता है कि जी जितना डेली प्रोडक्शन बनती है जितनी वो स्टिचिंग में भेज दी जाती है और उसको प्लान करके जो है वो साथ ही स्टिच कर लिया जाता है। निटिंग की जो एंड डेट है स्टिचिंग की, वो स्टिचिंग एंड डेट शुड बी प्लान 1 or 2 days आफ्टर निटिंग एंड डेट। यानी जैसा कि साथ साथ जब स्टिच करते जाएंगे तो जिस दिन निटिंग एंड हो तो स्टिचिंग पे आपके पास 1 या 2 दिन प्रोडक्शन हो, बाकी सारी स्टिच हो जानी चाहिए। अब इसी तरह जब स्टिचिंग को हमने क्लोज कर लिया तो फिर प्रोसेसिंग पे जब स्टिचिंग जैसे जैसे क्लोज होती जाती है तो बैचेस बना के उसको प्रोसेसिंग पे वॉशिंग के लिए भेजते जाते हैं, ठीक है। तो 4 to 5 days का मार्जिन वहाँ पे होता है। अब प्रेस एंड टारगेट डेट शुड बी प्लान्ड आफ्टर 6 to 7 days ऑफ निटिंग एंड डेट। ये सारी निटिंग एंड डेट से आगे कैलकुलेट कर रहे हैं कि निटिंग एंड डेट हो तो 4 to 5 days के अंदर प्रोसेसिंग क्लोज हो जानी चाहिए। 6 to 7 days के अंदर जो है इसकी प्रेसिंग कंप्लीट होनी चाहिए। और फिर बात आती है पैकेजिंग पे। तो पैकेजिंग जो डिमांड्स बनी हुई हैं प्रिंटिंग पे दी हुई हैं वो शिपमेंट डेट से 15 दिन पहले कंपनी के अंदर पहुंच जानी चाहिए। अब पैकिंग की क्लोजिंग डेट जो है
वो 9 to 10 डेज ऑफ निटिंग एंड डेट के बाद होनी चाहिए। यानी हमने 18 दिन के अंदर अंदर 18 दिन हमने यान अरेंजमेंट ये वो फाइनेंस के ऊपर कॉस्टिंग अप्रूवल्स सब में लग गए, 12 दिन निटिंग की होगी तो 30 डेज हो गए, और 30 डेज जब निटिंग एंड हो तो 9 से 10 दिन जो है वो पैकिंग तक होना चाहिए। यानी पैकिंग की क्लोजिंग डेट उसके 9 या 10 दिन बाद होनी चाहिए। यानी आफ्टर 40 डेज आपका ये ऑर्डर कंप्लीट पैकिंग से निकल जाना चाहिए। इसका मतलब ये है। अगर कोई एक्सटर्नल ऑर्डर है तो 2 दिन आपने उसके लिए रख लेने हैं, तो 1-2 दिन लोडिंग और उसकी शिपमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स और उसमें लग जाते हैं। तो इस तरह से ये 45 डेज के अंदर जो है ये कंटेनर जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये थी लीड टाइम की डिवीजन सिर्फ। अब बाकी प्रोसेस सारा अभी हमने डिस्कस करना है कि जब जैसा कि चेकलिस्ट हमने डिस्कस की पीपीसी डिपार्टमेंट की, तो उसमें डिमांड्स कैसे बनानी है, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कौन सा प्रोसेस किस तरह होना है, तो वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम यान की डिमांड को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब यान की कैलकुलेशन में टोटल जो डजन्स हमने बनानी है 2643 डजन बनानी है, और एक पेयर का वेट है 50 ग्राम। तो इसका टोटल वेट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? तो पेयर वेट को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक डज़न के अंदर 12 पेयर होते हैं। जब वेट को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टोटल डजन्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि इसके केजीज बन जाएं। तो 50 ग्राम इंटू 12 इंटू 2643 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 1585.80 केजीज यान निकल आया। ये नेट यान है। इसमें अब हमने 10% वेस्ट ऐड करनी है। तो वेस्ट ऐड करने के लिए टोटल यान जो कैलकुलेटेड निकला उसको वेस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके उसमें टोटल यान प्लस कर देंगे। जैसा कि 1585.80 इंटू 10%, तो ये निकल आता है 158.51 केजीज। तो प्लस इसमें 1585.80 जो टोटल यान निकला था उसको जमा कर दिया। तो अब विद वेस्ट जो यान निकला वो 1744.380 केजीज निकला। ये एक स्टाइल का है। अब एक एक स्टाइल का इस तरह से यान कैलकुलेट करके फिर पीओ की एक समरी बना के टोटल यान लिखा जाएगा। क्योंकि एक काउंट कई स्टाइलों में यूज हो रहा होता है, तो हर स्टाइल का कैलकुलेट करके उसके हेड के नीचे ऐड कर देते हैं, तो इस तरह उस पूरे पीओ का काउंट वाइज यान निकल आएगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टाइल का कैलकुलेट कर लिया। अब हम फर्दर इसको देखते हैं। अब ये जो टोटल यान 1744.380 केजीज निकला है विद 10% वेस्ट के साथ, ये ज़ाहिर है एक यान तो नहीं है। अब इसमें डिफरेंट फाइबर्स यूज़ होते हैं, तो उसके लिए हर धागे को अलग-अलग कैलकुलेट करना है। तो उसमें कंजम्पशन जो है वो चाहिए होती है, जो कि स्पेक शीट में लिखी होती है। अब इस स्टाइल की कंजम्पशन है कि 12 सिंगल आरजी ब्लैक 53% यूज़ हुआ है, 12 सिंगल आरजी चारकोल 23.80% यूज़ हुआ है, 150-48 पोलिएस्टर ब्लैक कलर में 16% यूज़ हुआ है, 300 डेनियर 96 हाई स्ट्रेच पोलिएस्टर जो येलो कलर में लोगों के लिए यूज़ हुआ है 2% हुआ है, और 140-75-75 यानी पोलिएस्टर कवर स्पेंडेक्स वाली इलास्टिक जो है वो 4.40% यूज़ हुई है, और 70 डबल नायलन टाई डाउन के ऊपर 0.80% यूज़ हुई है। तो ये इसकी कंजम्पशन है। अब इस कंजम्पशन के तहत सारे धागे अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे कि 1744.380 केजी जो एक स्टाइल का यान निकला, इसमें इंडिविजुअली यान की रेशो क्या है। तो उसके लिए एक यान का फार्मूला 12 सिंगल आरजी ब्लैक कैलकुलेट करके हम बता देते हैं कि जी आपने ये अलग-अलग किस तरह से करना है। तो टोटल यान जो निकला उसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी 12 सिंगल आरजी ब्लैक का जो टोटल यान को हमने 12 सिंगल आरजी की रेशो से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 12 सिंगल ब्लैक की टोटल क्वांटिटी निकल आएगी। जैसा कि 1744.380 केजी को 53% ब्लैक यूज़ हुआ है ना इस स्टाइल के अंदर, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 924.521 केजीज निकल आया। तो ये केजीज़ में है, तो जब आप ख़रीदेंगे तो यान बैग्स में ख़रीदेंगे तो उसको बैग बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 45.36 कर देंगे, ये तो 20.382 बैग्स निकल आएंगे। ये आपका एक यान निकल आया। इसी तरह आपने फिर 12 सिंगल आरजी चारकोल इस फार्मूले के तहत और बाकी सारे यान कैलकुलेट करने हैं। हमने जो टोटल कैलकुलेट कर लिए हुए हैं अलहदा से,
वो 12 सिंगल आरजी ब्लैक 924.521 kgs, 12 सिंगल आरजी चारकोल 415.162 kgs, 150/48 पोलिएस्टर ब्लैक 279.101 kgs, 300 डेनियर हाई स्ट्रेच पोलिएस्टर 34.888 kgs, 140/75 ब्लैक इलास्टिक जो है वो 76.753 kgs, तो 7099 13.955 kgs। तो ये टोटल यान 1744.380 kgs जो है वो पूरा निकल आया, जो हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया था 10% वेस्ट के साथ। अब इस तरह सारे स्टाइलों के यान अलग-अलग से कैलकुलेट करने हैं। शीट बनी हुई है, वो शीट अभी हम आपको दिखाते हैं कि शीट के अंदर फार्मूले लगे हुए हैं, उसमें डालते जाना है, हर स्टाइल का अलग कैलकुलेट करना है और एंड पे फिर समरी में ऐड कर लेने हैं कि टोटल यान कितने बनते हैं, टोटल वेट क्या है, इंडिविजुअली हर यान जो है वो कितने केजीज चाहिए। अब जिस यान कैलकुलेशन शीट की हम बात कर रहे हैं वो देख लें कि जी एक आर्डर की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। यान कैलकुलेशन फॉर आर्डर, फॉर एग्जांपल ABC, वेट पर पेयर ग्राम फीड कर दिया 50 ग्राम्स और टोटल डजन्स ऐड कर दी 2643 डजन्स और टोटल यान निकल आया ये नेट यान 1585.80। तो ये 10% वेस्ट के साथ वही 1744.380। चूँकि इसके अंदर फार्मूले लगे हुए हैं तो ये कैलकुलेटेड यान जो है वो आपके सामने आ जाता है। तो उसका जो है वो उसको समरी में ऐड कर लेना है। तो ये इसमें फार्मूले लगे हुए हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सिस्टम फीडेड ऑटो कैलकुलेशंस होती हैं, आप एक्सेल में मैनुअली भी कर सकते हैं। अब एक स्टाइल का यान हमने कैलकुलेट किया तो उसी तरह हर स्टाइल का, हर कलर का अलग-अलग कैलकुलेट किया हमने इंडिविजुअल शीट के ऊपर, फिर उसको एक समरी में ऐड किया। तो ये यान की समरी है। टोटल जो पीओ है उसके 7 स्टाइल हैं और उसके डिफरेंट वेट्स हैं। तो इसको कैलकुलेट किया। फिगर्स के ऊपर हमने नहीं जाना चूँकि ये एक मेथड सीख रहे हैं। फिगर्स डिफरेंट हैं क्योंकि कहीं पे वेस्ट 10% डाली है, कहीं पे 15% डाली है स्टाइल के हिसाब से। चूँकि जब लोगो बनता है तो उसकी कटिंग 100% डालते हैं। स्प्लाइसिंग बनती है तो उसकी कटिंग कम से कम 25% डालते हैं। और फिर अगर कोई और कटिंग आ रही है, वेस्टेज आ रही है, इस तरह फिर बेबी कॉर्न्स के ऊपर यान वेस्ट होता है। फिर आपके कोई अगर रिवाइंडिंग हो रही है तो उसमें यान वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपने यान के अंदर करनी होती हैं। अगर ट्विस्टिंग हो रही है तो उसकी वेस्ट अलहदा से कैलकुलेट करनी है। तो मेथड एक आ गया, फार्मूला आ गया। अब इस तरह से हम सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा कि एक स्टाइल का जो यान निकला उसमें आप कटिंग ऐड कर दें, जिस यान में कटिंग हो रही है, कौन सी यान की कटिंग हो रही है उसमें कटिंग ऐड कर दें। अब अगर ट्विस्टिंग होनी है तो उसमें ट्विस्टिंग ऐड कर दें। अब ट्विस्टिंग के अंदर कितने % डालना है वो आप ट्विस्टिंग वाले से पूछ लीजिएगा। नॉर्मली 5% डालते हैं। और जब आप ट्विस्टिंग करते हैं तो उसको नॉर्मल जब नेट यान कैलकुलेट करते हैं तो उससे 3% प्लस कर लेते हैं कि चूँकि ट्विस्ट होकर यान की लेंथ जो है वो कम हो जाती है और ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो यान की कैलकुलेशंस के अंदर मेनली ख्याल रखने वाली होती हैं। तो ये एक कंप्लीट पीओ की यान कैलकुलेशन शीट आ गई। किस तरह से ये सारे निकले पिछले हमने एक स्टाइल की कैलकुलेशन में देख लिया। तो इस तरह ये यान की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। तो एक सेगमेंट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का कंप्लीट हुआ कि यान की डिमांड निकल आई। अब इसको फॉरवर्ड कर देना है परचेज डिपार्टमेंट, ये यान परचेज कर रहे हैं। अब इसी तरह हम पैकेजिंग को कैलकुलेट करते हैं। तो पैकेजिंग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक पैक के ऊपर एसेसरीज कितनी लगनी है, पैकिंग टाइप कितनी है। पैकिंग टाइप फॉर एग्जांपल 5 पेयर है और पैकिंग स्टाइल है बैकबोर्ड। तो सिंगल पैक की पैकेजिंग जो रिक्वायर्ड होगी वो बैकबोर्ड एक चाहिए होगा पर पैक, प्लेन पॉली बैग चाहिए होगा, टैग पेन्स चाहिए होगी, लोगो स्टिकर चाहिए होगा, कार्ड शीट चाहिए होगी, स्कॉच टेप चाहिए होगी। ये सारी इंस्ट्रक्शंस पैकिंग इंस्ट्रक्शंस में लिखी होती हैं। जब पीओ इंटरनली इशू किया जाता है डिपार्टमेंट्स को तो पैकिंग डिपार्टमेंट को पैकिंग इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। चूँकि पैकिंग में बाद में पहुंचती हैं तो पैकिंग इंस्ट्रक्शंस को देख के सबसे पहले जो डिमांड बननी है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसको एक पैक की शक्ल में डिवाइड करके देखना है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी बेस के ऊपर 5 पेयर पैक के ऊपर जो कि
प्लेन पॉली बैग के अंदर पैक होना है मास्टर कॉटन में, और बैक बोर्ड के ऊपर पैक होनी है, टैग पिन्स लगनी है, उसके ऊपर एक लोगो स्टिकर भी लगता है, और कार्ड शीट डब्बे को बंद करने से पहले डालते हैं कि वो डैमेज ना हो, सॉक्स वगैरह जब कटर से खोलें, और टेप जो है वो क्लोजिंग के लिए यूज़ होनी है। अब पैकेजिंग को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ मैं बयान करता चलूँ कि पैकेजिंग को कॉमन लैंग्वेज में फैक्ट्रीज़ के अंदर एसेसरीज़ भी कहते हैं, पैकिंग एसेसरीज़ जो है वो इसको पुकारा जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन ये एक शीट के अंदर डाल दी गई है, इसमें फार्मूले लगे हुए हैं। एक पीओ के मुताबिक जो पीओ इशू हुआ उसमें हमने ये कैलकुलेट की कि जी कितनी पैकेजिंग चाहिए, कौन सी आइटम कितनी चाहिए, एक पैक में कितनी यूज़ हो रही है, पहले डिटेल हमने देख ली। अब इस शीट के अंदर स्टाइल लिखा हुआ है, उसका साइज़ लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है, टोटल क्वांटिटी डजन्स में कितनी चाहिए एक स्टाइल की वो लिखी हुई है, और टोटल पीओ की क्वांटिटी भी लिखी हुई है। अब पेयर्स पर पैक कितने हैं, ये कुछ स्टाइल 5 पेयर पैक हो रहे हैं, कुछ स्टाइल 7 पेयर पैक हो रहे हैं, तो 5 को 5 के ऊपर डिवाइड करना है और 7 को 7 के ऊपर। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं कि हर स्टाइल के टोटल पैक्स कितने बनते हैं। टोटल पैक्स निकालने के लिए एक स्टाइल की टोटल जितनी डजन्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, चूँकि एक डजन में 12 पेयर होते हैं, तो ये आपके टोटल पेयर्स निकल आएंगे। फिर एक पैक के अंदर जितने पेयर पैक हो रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके टोटल पैक्स निकल आ जाएंगे। यानी पहले स्टाइल में अगर हम देखें तो 472 डजन्स हैं, इसको मल्टीप्लाई 12 करेंगे और डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो ये 1133 पैक्स निकल आएंगे। अब ये इसी तरह हर स्टाइल के पैक्स निकल आए, और एंड पे टोटल पीओ के टोटल कितने पैक्स हैं वो भी निकल आए। अब प्लेन पॉली बैग मास्टर कॉटन में डलना है, तो उसमें 13 पैक डलने हैं, तो हर स्टाइल के अगेंस्ट 13 पैक डाल देंगे, तो ये एक्यूरेटली अगेंस्ट द नंबर ऑफ डजन्स आपके टोटल पॉली बैग निकल आएंगे। अब टोटल प्लेन पॉली बैग अगर हम टोटल पैक्स को डिवाइड करते हैं 13 के ऊपर जो एक पॉली बैग में डलते हैं, तो ये सारी टोटल प्लेन पॉली बैग्स रिक्वायर्ड के कॉलम में प्लेन पॉली बैग निकल आए आपके। इसी तरह एक पैक के ऊपर कितनी टैग पिन्स लग रही हैं, तो नंबर ऑफ पैक्स को उतनी पिन्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो पिन्स निकल आई। अब इतनी पिन्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 5000 पिन होती है टैग पिन एक डब्बे में नॉर्मली, तो टोटल 43,000 निकली है। तो कौन सी पिन आप लगा रहे हैं 15 mm, 25 mm या 35 mm, वो आपकी पैकिंग इंस्ट्रक्शंस में प्रोटोटाइप के ऊपर लिखा होता है। तो वो पिन्ने आपने जितनी टोटल बननी है डिवाइडेड बाय 5000 कर देना है, तो आपके वो डब्बे निकल आएंगे कि टैग पिन्स के डब्बे कितने लाने हैं। इसी तरह लोगो स्टिकर है, तो एक पैक के ऊपर एक लग रहा है, तो डेफिनेटली जितने नंबर ऑफ पैक्स होंगे उतने ही स्टिकर होंगे। इसमें 3% ऐड कर लेते हैं ताकि कुछ डैमेज वगैरह, मिस प्रिंटिंग और कोई मिसप्लेस भी हो जाती है। अब लोगो स्टिकर निकल आए कि टोटल कितने चाहिए। अब एक डब्बे के अंदर डजन्स कितनी डलनी है, तो वो डाल दी हमने, और टोटल कार्टन्स निकल आए कि इतनी डजन्स की, अगर एक डब्बे में इतनी डजन्स निकलती हैं, जैसे 472 डजन्स टोटल हैं, तो 6.42 डजन पर कार्टन में आनी है, तो 74 कार्टन्स निकल आए, तो ये आपके टोटल पीओ के कार्टन निकल आएंगे इस तरह जब सारे स्टाइलों का टोटल करेंगे। तो अब कार्ड शीट ऊपर डालते हैं, जैसा कि ये सेफ्टी के लिए होती है, तो एक डब्बे में एक कार्ड शीट डलनी है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स के बराबर कार्ड शीट जो है वो एंट्री कर लेनी है। अब बैक बोर्ड एक लगना है एक पैक के ऊपर, तो जितने पैक हैं उतने बैक बोर्ड आएंगे, प्लस 3% ऐड करना ना भूलिएगा, ताकि डैमेजेस और मिस प्रिंटिंग और मिस प्लेसिंग जो है वो होती ही है, पैकिंग में मिस हैंडलिंग होती है, तो वो ताकि एट द एंड आपकी एसेसरीज शॉर्ट ना हो। अब टोटल बैक बोर्ड निकल आए। फिर आती है स्कॉच टेप, तो एक डब्बे के ऊपर जो एवरेज में टेप लगती है वो 4 यार्ड्स लगती है, तो 4 यार्ड्स की टेप जितने नंबर ऑफ कार्टन्स हैं उसको 4 यार्ड से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल स्टाइल्स के टोटल निकल आए कि जी कितने यार्ड्स टेप चाहिए। आप टेप की कैलकुलेशन में आपने ये बड़ा ख्याल रखना होगा कि आपने 100 यार्ड वाले रोल लेने हैं, 50 यार्ड वाले लेने हैं या 75 यार्ड वाले। तो जितने यार्ड वाले रोल लेने हैं, जितनी टोटल टेप निकली है यार्ड्स में, उसको उतने से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके नंबर ऑफ रोल्स निकल आएंगे जो कि आपको चाहिए होंगे। तो ये सारी की सारी एसेसरीज कैलकुलेशन इस तरह एक शीट के ऊपर करते हैं, साथ साथ फार्मूला भी डिस्कस हो गया। तो ये इस पीओ के लिए हमें कौन सी एसेसरी कितनी चाहिए वो शीट निकल आई है, और ये शीट एज इट इज़ परचेज डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं कि जी हमें इतनी पैकेजिंग चाहिए इस पीओ के लिए, और साथ में जो है वो उसके आर्ट वगैरह वर्क वगैरह भी दे देते हैं।
जब परचेज़र के पास ये शीट पहुंचनी है तो सबसे पहले उसकी डिमांड होनी है कि हमें अप्रूव्ड आर्ट वर्क्स दे दें। तो आपने जो कस्टमर से रिसीव किए हैं अप्रूव्ड आर्ट वर्क्स उनको दे देने हैं, अप्रूव्ड कलर स्टैंडर्ड्स दे देने हैं जो मोस्टली आर्ट वर्क के ऊपर ही मेंशन होते हैं, या अलहदा से कोई अगर कलर कम्बिनेशन भेजा है तो वो दे देते हैं, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उनको दे देते हैं कि हमें कितनी ग्रामेज में चाहिए, कितनी थिकनेस चाहिए, स्ट्रेंथ कितनी चाहिए। वो सारी पैकेजिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम अलहदा एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसेसरीज़ के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो क्वालिटी पैरामीटर्स सारे उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आपने परचेज डिपार्टमेंट को साथ में देनी है। अब चलते हैं निटिंग प्लान की तरफ। ये वाला जो निटिंग प्लान है ये एक आर्डर की बेस पे है। ये सिर्फ समझाने के लिए, लेआउट के लिए, पैरामीटर्स की डिस्कशन के लिए है। फैक्ट्री में ज़ाहिर है बहुत सारे और आर्डर चल रहे होते हैं, तो उन आर्डर्स को देख के आगे मशीनें प्लान करना होती हैं। तो आपके पास एक निटिंग प्लानर होना चाहिए जिसमें ये मेंशन हुआ होता है कि आपकी मशीनें किस डेट तक बुक हैं। जिस डेट तक बुक हैं उसको तो आप छेड़ नहीं सकते, उसके बाद प्लान कर सकते हैं। तो आपने आर्डर उस हिसाब से प्लान करना होता है। ये वाली शीट सिर्फ करंट आर्डर के हिसाब से जो है वो दिखाई गई है। इसमें टोटल स्टाइल्स डिफ़ाइन किए गए हैं, टोटल डजन्स डिफ़ाइन कर दी गई हैं, और साइकिल टाइम सारे स्टाइलों का दिया हुआ है। कितनी मशीनें एलोकेट करनी है वो दी हुई हैं। जो करंट सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं उसके तहत ये मशीनें अलॉट की हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इतनी ही करनी पड़े, आपने अपने फैक्ट्री के दूसरे आर्डर्स के हिसाब से करना होता है। तो प्लानिंग की तरतीब के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई जा रही हैं। फिर पर डे प्रोडक्शन कितनी निकलेगी, चेंज डेज कितने लगेंगे, और टोटल रिक्वायर्ड डेज कितने हैं। चूँकि हमने रखे हैं 12 दिन, तो 12 दिन के अंदर अंदर इसकी निटिंग कंप्लीट होनी चाहिए, इसको टारगेट करना है। तो इस लिहाज से ये सारी की सारी निटिंग जो है ये 31 दिसंबर को जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाले प्लान को देखते हुए जैसे ही निटिंग कंप्लीट होती जाती है, असॉर्टमेंट के लिहाज से मशीनें लगानी हैं ताकि पैकिंग तक असॉर्टमेंट के लिहाज से मूवमेंट हो प्रोडक्शन की, और असॉर्टमेंट ना रुके, पैकिंग ना रुके। होता मोस्टली ये है कि जितनी नेट होती जाती है आगे बैचिंग को फॉरवर्ड करके एक बैच कंप्लीट करके उसको स्टिचिंग पे भेज दिया जाता है, तो साथ साथ प्रोडक्शन मूवमेंट होती रहती है। तो इस हिसाब से जो है इस आर्डर की प्लानिंग कर दी है। अब इस प्लानिंग के साथ कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो पीपीसी डिपार्टमेंट ने अरेंज करके रखनी होती हैं, और डिपार्टमेंट निटिंग डिपार्टमेंट को जब निटिंग प्लान फॉरवर्ड करना है तो उसको उसके साथ वो चीज़ें फॉरवर्ड करना होती हैं। निटिंग प्लान के साथ अप्रूव्ड स्पेक्स शीट जो है वो निटिंग डिपार्टमेंट को देना होती है, जो कि R&D डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो डेवलप करता है, और उसको सिस्टम से प्रिंट निकाल लिया जाता है, या अगर सिस्टम नहीं है, ERP सिस्टम नहीं है, तो मैनुअली उसको बना के रखा जाता है। तो वो अप्रूव्ड जो स्पेक्स शीट है वो फॉरवर्ड करनी है प्लान के साथ। अप्रूव्ड सैंपल्स जो हैं जिनको निटिंग ट्रिम कार्ड भी कहते हैं वो फॉरवर्ड करने हैं। प्रोटोटाइप सैंपल हम कॉमन उसको कहते हैं, वो फॉरवर्ड करते हैं ताकि कंस्ट्रक्शंस वगैरह फॉलो कर ली जाएं। और शेड कार्ड अगर कोई पैटर्न वगैरह बन रहे हैं तो वो शेड्स उनके फॉरवर्ड करने हैं। कोई स्पेशल डिमांड अगर बनती है तो होता बाज़ औक़ात ये है कि हम ऑर्डर प्लान कर लेते हैं, लेकिन निटिंग की टीम और पीपीसी टीम इस चीज़ को बाज़ औक़ात स्किप कर जाती है कि जब ऑर्डर चलाएंगे तो ये कौन सा स्टाइल पे चलनी है, तो उसके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं कि नहीं। तो प्लान के साथ ही ये चीज़ें देखना होती हैं एज़ पर चेकलिस्ट कि जो स्टाइल चलना है उसके उस दिन पार्ट्स भी अवेलेबल हों। यानी जब मशीनें प्लानिंग पे लगें तो पार्ट्स अवेलेबल हों ताकि कोई काम रुके ना। कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, असॉर्टमेंट डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो साथ प्लान के फॉरवर्ड करना होती हैं निटिंग डिपार्टमेंट को, ताकि एक्यूरेटली जो है वो इस PO की प्लानिंग, निटिंग की प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। स्टिचिंग की प्लानिंग वेरी सिंपल। बैचिंग डिपार्टमेंट से स्लेव्स की शक्ल में, चूँकि असॉर्टमेंट का ऑर्डर है तो स्लेव्स की शक्ल में ऑर्डर आएगा, उसको लेके तो हमने पीपीसी डिपार्टमेंट ने सिर्फ ये देखना है कि इसकी प्रोडक्शन को टाइम कितना लगेगा। उसके लिए कैलकुलेशन कर दी गई है कि एक पीस को स्टिच होने में अगर 4 सेकंड लगते हैं, ये अगेन आई विल एक्सप्लेन के ये आपको समझाने के लिए है। एक्चुअल टाइम डिफरेंट हो सकते हैं, कोई 3 सेकंड में पीस निकलेगा, कोई 5 सेकंड में निकलेगा, लेकिन एवरेज में 4 सेकंड का साइकिल टाइम अगर रखें एक पीस का और एक मशीन लगाएं
तो ये 720 डज़न एक दिन में 80% एफिशिएंसी पे निकलती हैं। तो एक मशीन अगर लगा दें तो एज़ पर फिक्स डेज ये ऑर्डर स्टिच हो जाएगा अलॉन्ग विथ निटिंग प्रोडक्शन। 1-2 दिन का डिफरेंस आता है जो कि हमने डिफाइन भी किया है कि निटिंग एंड डेट से 1-2 दिन के बाद स्टिचिंग का प्रोसेस क्लोज होना चाहिए। तो ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसके फार्मूले वही हैं जो निटिंग की प्रोडक्शन कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो उन फार्मूलों को देख के आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं कि जी स्टिचिंग के ऊपर कितनी मशीनें लगाएं तो हमारा ऑर्डर टाइमली जो है वो स्टिचिंग पे स्टिच हो जाएगा। तो ये एक शीट के ऊपर दिखाया है कि जी निटिंग में प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करनी है और इसके साथ क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। स्टिचिंग को प्लान करते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि एक स्टिच हुआ पीस जो है वो प्रोटोटाइप के तौर पे स्टिचिंग डिपार्टमेंट को दे दिया जाए। बाज़ औक़ात होता ही है कि स्टिचिंग टाइप रॉन्ग हो जाती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए जो है वो अप्रूव्ड सैम्पल स्टिचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें स्टिचिंग टाइप रोसो हुआ है, फाइन रोसो हुआ है, ओवरलॉक हुआ है, किस तरह से हुआ है, वो सारा एक कार्ड के ऊपर लगा के अप्रूव्ड प्रोटोटाइप स्टिचिंग को देना होता है। फिर स्टिचिंग में भी उसके शेड कार्ड जो हैं वो देने होते हैं। बाज़ औक़ात कलर्स थ्रेड में स्टिचिंग होती है तो उसका शेड जो है वो मैच करने के लिए उसको अप्रूव्ड शेड कार्ड की ज़रूरत होगी। और स्टिचिंग थ्रेड की डिमांड कैलकुलेट करके देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये ऑलरेडी कॉस्टिंग वाली वीडियो में हमने डिफ़ाइन भी किया है कि एक डज़न के ऊपर कितना थ्रेड लगता है। अगेन बता दें कि 1.5 ग्राम एवरेज में पर डज़न लगता है। तो जितनी आपकी डज़न है, जितने कलर्स हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट करके स्टिचिंग की डिमांड जो है वो थ्रेड की वो भी फॉरवर्ड करनी है। स्टिचिंग जब स्टार्ट हो तो उससे पहले थ्रेड वहाँ पे मौजूद हो। कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कस्टमर की तरफ से तो वो फॉरवर्ड करनी है। असॉर्टमेंट डिटेल्स स्टिचिंग को भी फॉरवर्ड करनी है ताकि वो जब स्टिच करने लगें तो बैच में अपने स्लेव्स पूरे कर लें। एज़ पर पीओ शीट के जितने कलर्स असॉर्टमेंट में आने हैं वो सारे अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, ताकि जब स्टिच करके प्रोसेसिंग को वॉशिंग के लिए फॉरवर्ड करें तो वहाँ पे क्वांटिटी जो है वो पूरी हो। कहीं ऐसा ना हो कि 4 बैचेस हो जाएं और असॉर्टमेंट पूरी ना हो और वो प्रोडक्शन स्टक हो जाए। तो बैकलॉग किसी भी डिपार्टमेंट में बेयर नहीं किया जाता, अफोर्ड नहीं कर सकती कंपनी। तो इस लिहाज से इसका बहुत ख्याल रखना है कि असॉर्टमेंट के साथ बैचेस जो हैं वो मूव हों। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टिचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरामीटर्स उसमें लिखे होते हैं। स्टिच पर इंच कितनी है, टाइटनेस कितनी रखनी है, सिलाई किस टाइप की है, तो वो सारी चीज़ें स्टिचिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना होती हैं अलॉन्ग विद स्टिचिंग प्लान। प्रोसेसिंग प्लान में चूँकि ये ऑर्डर सिंपल वाश होना है तो वॉशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पैरेलल ऑपरेशंस के साथ किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक रिटन प्लान ज़रूरी होता है कि स्टिचिंग कब हो रही है, स्टिचिंग के बाद बैचेस को प्रोसेसिंग में फॉरवर्ड कब करना है। क्योंकि एक बैच में केजीज़ के हिसाब से होना है तो उसमें स्लेव्स पूरे हों, असॉर्टमेंट के लिहाज से हो। किसी भी तरह से इसको किसी भी वक्त आप वॉशिंग कर सकते हैं, क्योंकि वॉशिंग का प्रोसेस लंबा नहीं है। ये आप दूसरे ऑर्डर्स के साथ भी एक एक बैच करके कर सकते हैं, लेकिन टारगेट डेट को मद्देनज़र रखते हुए कि टारगेट डेट से पहले पहले हो जाए, जो कि हमने पहले लीड टाइम में डिफ़ाइन कर दिया कि कहाँ पे कितने डेज होने चाहिए। तो अगर ये डाई और ब्लीच होना है तो फिर इसको टाइम लगेगा, तो इसको स्पेशली रिटन प्लान के साथ फॉरवर्ड करना होता है कि जी इतनी मशीन्स लगेंगी, इतने केजी की बैच बनेगी। और बैचेस जब निटिंग स्टार्ट होती है, पीओ प्लान किया जाता है, तो बैचेस की डिटेल दे दी जाती है कि जी प्रोसेसिंग की मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कितने केजीज़ की बैच बननी है और उसमें स्लेव्स सारे डाल के कितने केजीज़ किस मशीन के ऊपर डालना है। तो ये सारी प्लानिंग रिटर्न भेजना होती है प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को, और प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो प्रोसेसिंग के ऊपर जो है वो वॉशिंग में तो कोई ख़ास पैरामीटर्स नहीं होते, लेकिन जब ब्लीच और डाई होता है तो उसके शेड स्टैंडर्ड, उसकी टेस्टिंग अगर होनी है, कोई स्पेशल टेस्ट है या स्पेशल ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जांपल एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट ही होनी है, तो उसकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉरवर्ड की जाती हैं। तो इस लिहाज से जो है वो इसको स्पेशली प्रोसेसिंग के ऊपर देखते हैं। इस आर्डर पे कुछ स्पेशल केयर रिक्वायर्ड नहीं है, चूँकि सिंपल वाश है। तो सिंपल वाश एज़ यू नो कि कंपनी में मशीनें लगी होती हैं, वो हम किसी भी तरह से एक छोटे आर्डर को मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल को इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे छोटा आर्डर लिया गया है कि पैटर्न, पैरामीटर्स और मेथड समझा दिया जाए। बाकी
हर कंपनी में एक बाकायदा डिपार्टमेंट बैठा होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। उसने इसको स्ट्रिक्टली देखना होता है और अपनी कंपनी के प्लानर के हिसाब से, हर डिपार्टमेंट का प्लानर बहुत ज़रूरी है कि उस डिपार्टमेंट की ऑक्यूपेशन कितने आर्डर्स पे है और किस डेट तक है, आपका ये आर्डर उसमें फॉलो करता है कि नहीं करता। ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने देखना होती हैं। जी, प्रेस प्लान में एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो देखने वाली है। ज़रूरी नहीं होता कि हर कंपनी में एक प्लांट के ऊपर ही जो है वो इसको प्लान किया जाए। कुछ कंपनीज में बोर्डिंग मशीन्स होती हैं, कुछ कंपनीज में मैनुअल प्लांट होते हैं, कुछ में ऑटोमेटिक प्लान होते हैं। तो यहाँ पे एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के हिसाब से जो है, प्रेस प्लांट के हिसाब से इसको प्लान किया गया है कि उसमें साइकिल टाइम कितना रखा है और कितने फ्रेम्स एक टाइम में जो है एक इंटरवल में प्रेस के अंदर जाते हैं, कितनी डजन्स जो हैं वो निकलती हैं। वो सारी प्रोडक्शन कैलकुलेशंस जो हैं वो करके इजीली आप कर सकते हैं, जो कि फार्मूलाज पहले बता दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेते हैं। एक दफ़ा फिर मैं ब्रीफ कर दूं कि साइकिल टाइम अगर 20 हो, एक प्रेस प्लांट के ऊपर 6 फ्रेम एक दफ़ा प्रेसमैन रख रहा है, तो 36 डजन जो हैं वो निकलती हैं। तो 24 घंटे के अंदर 864 डजन निकलती हैं। तो उस हिसाब से जो है वो प्लानिंग करनी है। अगर बोर्डिंग मशीन है तो उसका साइकिल टाइम भी डेफिनेटली होता है। एक बैच में अगर सर्कल में चल रहे हैं तो एक बैच कितना टाइम लेती है और कितनी देर में वहाँ पे निकलेगा, तो आप उसको बोर्डिंग मशीन के हिसाब से प्लान कर लें। यहाँ पे सेमी ऑटो प्लांट पे प्लान किया गया, तो उस हिसाब से जो है वो इतनी प्रोडक्शन एक दिन में निकलती है और 7058 डजन कितने दिन में हो जाती हैं। उस हिसाब से आप एक प्लांट भी कर सकते हैं या 2 दिन रोक के 3 दिन रोक के 2 प्लांट लगा के भी एक दिन में प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मैनेजमेंट होगी कि आप वहाँ पे किस तरह से मैनेज करते हैं। चूँकि प्लानिंग जब करते हैं तो एक चीज़ ऑलवेज कीप इन माइंड कि हार्ड एंड फास्ट प्लानिंग कभी भी नहीं होती। वो घंटों में, दिनों में, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाती है। करना पड़ता है, बाज़ औक़ात प्रोडक्शन में डिसीजंस एमरजेंसीज के तहत बदलने पड़ते हैं। तो आप इसको उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि जी कब कितने प्लांट लगाएं या कितने दिनों के अंदर जो है वो हमने प्रेसिंग जो है इसको कंप्लीट करनी है। प्रेस प्लान के साथ प्रेस स्पेक शीट जो है वो देनी होती है। उसके साइज़ मेजरमेंट्स, सॉक्स की कितनी रखनी है वो साथ प्लान की होती है। फ्रेम्स को देखना होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ऑर्डर ऐसा आता है पहले से मौजूद फ्रेम्स में से कोई फ्रेम फिट नहीं बैठता, साइज़ पूरा नहीं होता, लेंथ विड्थ में फ़र्क आ जाता है, तो नए फ्रेम बनाने पड़ते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो आए तो इसको प्लान के साथ ही ऑर्डर कर देना चाहिए ताकि टाइमली फ्रेम भी बन के आ जाए। अब इसकी फोल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं या हीट के हिसाब से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, वो फॉरवर्ड हों। असॉर्टमेंट तो क्योंकि असॉर्टमेंट का ऑर्डर है, बहुत ज़रूरी है हर डिपार्टमेंट को असॉर्टमेंट की डिटेल्स देना, और प्रेस के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी प्रेस डिपार्टमेंट को प्लान के साथ ही प्रोवाइड करने होते हैं। अब पैकिंग प्लान के लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम एंड मोशन स्टडी निकाली हो स्टाइल की। अब चूंकि ये 5 पेयर और 7 पेयर पैक होना है बैकबोर्ड में, तो इसकी टाइम एंड मोशन स्टडी निकालनी पड़ेगी कि कितनी पैकिंग होगी इसकी। तो उसके लिए अगर पहले से मौजूद कोई 6 पेयर बैकबोर्ड पैकिंग की स्टडी मौजूद हो तो वो भी चल जाएगी, वरना किसी एक पे 5 पेयर या 7 पेयर पे कर ले, ऑलमोस्ट मिलते जुलता ही टाइम निकलेगा। तो टाइम एंड मोशन स्टडी आगे जो है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से करना है। फिर पैकेजिंग की अवेलेबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि प्लान में लीड टाइम में लिखा गया है कि कितने दिन पहले पैकेजिंग अवेलेबल होनी चाहिए, पैकिंग की बेल्सिंग वगैरह, इसके लेआउट और लेंथ पैक की कितनी होनी चाहिए, हील पोजीशन, ये सारी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में आता है। तो वो पैकिंग इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, वो प्लान के साथ होना चाहिए। असॉर्टमेंट डिटेल्स एज यूजुअल होंगी चूँकि ऑर्डर ही असॉर्टमेंट का है, और पैकिंग के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टाइम एंड मोशन स्टडी कैसे निकालते हैं। ये बहुत अहम फैक्टर है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की टीम करती है, लेकिन आप ख़ुद भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर अगर कंपनी में नहीं है तो वही करे, आप आसानी से कर सकते हैं। तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ। अब टाइम एंड मोशन स्टडीज़ के अंदर 5 पेयर बैकबोर्ड पैकिंग के स्टाइल की स्टडी की गई है। इसमें टाइम एंड मोशन स्टडी में हर ऑपरेशन को अलहदा से स्टडी करना होता है कि उस पर कितना टाइम लगता है।
बाज़ होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की टीम में एक गलती कर जाती हैं कि रीडर आया, 1 दर्जन पकड़ी, उस पर एक ऑपरेशन का किया टाइम नोट और उसी पे एवरेज निकाल ली। इस तरह एवरेज बिल्कुल गलत निकलती है। 3 डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर फ़र्ज़ कर लें जी हमने क्वालिटी चेकिंग जो है वो चेक करनी है कि क्वालिटी चेकिंग पे कितना टाइम लगता है, तो कम से कम 20 डज़न लें, एक वर्कर को खड़ा करें और 3 दफ़ा ये रीडिंग करें। एग्जाम्पल के तौर पे सुबह जब फ्रेश वर्कर आते हैं तो तब रीडिंग करें, फिर तकरीबन हाफ ड्यूटी टाइम हो जाए तो फिर रीडिंग करें, और फिर जब शिफ्ट एंड हो रही हो तो उस वक्त एक रीडिंग करें। वर्कर 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, और डज़न जितनी ले लें उसको डिवाइड करके फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब वर्कर जब फ्रेश आता है तो उसकी एफिशिएंसी कुछ और होती है, जब वर्कर थोड़ा थक जाता है तो एफिशिएंसी और कम हो जाती है, और जब शाम को बिल्कुल ही शिफ्ट एंड होती है तो वर्कर थक चुका होता है तो उसकी एफिशिएंसी और लूज़ हो जाती है। तो इस तरह 3 इंटरवल्स में 3 रीडिंग लेनी है। तो SCT 1 2 3 4 5 ये इस तरह रीडिंग्स ली हुई हैं। ये शीट फिर एक दफ़ा बता दूं कि समझाने के लिए एक स्टाइल के ऊपर की हुई है, लेआउट के लिए, फार्मूलों के लिए। आप इस तरह से अपना स्टाइल अपनी कंपनी के अंदर टाइम एंड मोशन स्टडी निकालें। SCT का मतलब है कि सिंगल साइकिल टाइम, यानी क्वालिटी चेकिंग का ऑपरेशन किया एक इंटरवल में 1 दफ़ा तो इतना टाइम लगा, फिर दूसरा किया तो इतना टाइम लगा, तीसरा किया तो इतना टाइम लगा। इस तरह से अलग-अलग टाइमिंग नोट करनी है हर एक ऑपरेशन की, क्वालिटी चेकिंग की, शेडिंग की, पेयरिंग की, बैकबोर्ड फिक्सिंग की, टैग गन प्लस बेल्सिंग की, पुली बैग फिलिंग की और कॉटन फिलिंग की। अब 5 रीडिंग्स के बाद इसकी एवरेज निकालते हैं। इसमें है एवरेज साइकिल टाइम। एवरेज निकलती है, जो सिंगल साइकिल टाइम की स्टडीज़ होती हैं उनकी एवरेज निकलती है। फिर उस एवरेज में डाउन टाइम जो होता है उसको ऐड करके SMV निकालते हैं, यानी स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू निकालते हैं, और फिर कैपेसिटी पर डे निकल आती है। अब जो शिफ्ट टाइम है उसमें से ब्रेक टाइम निकाल के इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं जितने आपने लगाए उतने नोट कर लेने हैं, वो आपके रिक्वायर्ड वर्कर्स निकल आएंगे। तो यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, एक तो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं और वर्कर रिक्वायर्ड। बाज़ औक़ात पहले से जो चल रहा होता है उसमें कोई ऑपरेशन ऐड हो जाए तो टाइम बढ़ जाता है, तो इसलिए एग्जिस्टिंग वर्कर और रिक्वायर्ड वर्कर्स की ऑप्शन रखी गई है कि रिक्वायर्ड वर्कर्स कितने हैं सैम्पल साइज़ के ऊपर। फिर उसी को बेस बना के आपने उस स्टाइल को प्लान करना है कि कितने लोग कितनी डजन्स पैक करते हैं 8 घंटे के अंदर एक टेबल के ऊपर, और आपको कितने दिन चाहिए इस स्टाइल को पैक करने के लिए। अब ये जो शीट बनी हुई है इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ आगे कि जी ये जो ऑप्शंस लिखी हुई हैं, जो हेडिंग्स हैं कि SCT 1 2 3, फिर ASCT, फिर SMV, फिर कैपेसिटी पर डे, फिर टाइम शिफ्ट का टाइम, फिर वर्कर्स और फिर टारगेट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट किस तरह से होती हैं, ये फार्मूलों को अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। अब टाइम एंड मोशन स्टडी के फार्मूले में देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म यूज़ हुई है। सबसे पहले है एक्चुअल शिफ्ट टाइम। एक्चुअल शिफ्ट टाइम जो लिखा हुआ है शीट के अंदर वो ये है कि एक्चुअल शिफ्ट टाइम जितना है उसको मिनट्स में तब्दील करना है, उसमें से ब्रेक टाइम माइनस कर देना है, तो जो टाइम निकले वो आपने लेना है। फिर है स्टैंडर्ड टाइम। ये स्टैंडर्ड टाइम वो टाइम होता है कि जो ऑपरेशन को एक्चुअल टाइम लगता है प्लस उसमें ब्रेक डाउन्स, यानी जो स्टॉपेजेस आती है, डाउन टाइम होता है, एफिशिएंसी जो लूज़ होती है, वो वाले ऐड करके जो है वो स्टैंडर्ड टाइम निकलता है। फिर है SCT, सिंगल साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन। ये सिंगल साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि एक एक्टिविटी जैसे क्वालिटी चेकिंग है या पेयरिंग है, उसको एक टाइम में जो सैंपल साइज पे स्टडी की गई वो कितना टाइम लगा। फिर है एवरेज साइकिल टाइम। एवरेज सिंगल साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि आपने 3 स्टडीज़ की या 5 स्टडीज़ की तो उनकी एवरेज निकाल के उसको मिनट में तब्दील करके जो टाइम निकलता है उसको कहते हैं एवरेज साइकिल टाइम। अब स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू। स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जो आपकी सिंगल साइकिल टाइम की स्टडीज़ की एवरेज निकली, उस एवरेज में
डाउन टाइम जो है वो प्लस कर दिया। नॉर्मली 10% या 15% करते हैं, 15% करते हैं तो 85% एफिशिएंसी शो होती है, तो 15% पे शीट के अंदर किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू निकल आती है। फिर कैपेसिटी पर डे, अब जितना शिफ्ट का टाइम है और उसको SMV यानी स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू के ऊपर जो है वो तकसीम करते हैं, तो आपका जो कैपेसिटी पर डे आ जाती है। पर डे मीन्स कि आपकी शिफ्ट की कैपेसिटी आ जाती है। अब 1 घंटे की कैपेसिटी जो हम निकालते हैं वो कैपेसिटी पर डे को डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल शिफ्ट टाइम घंटों के अंदर, यानी आवर्स में आपकी कैपेसिटी पर डे को शिफ्ट के टाइम के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो 1 घंटे की कैपेसिटी प्रोडक्शन की निकल आती है। अब मैन पावर रिक्वायर्ड किस तरह से निकालते हैं, जो शीट के अंदर निकली हुई है, टारगेट मल्टीप्लाई बाय SMV डिवाइडेड बाय एक्चुअल शिफ्ट टाइम, यानी जो टारगेट निकला उसको स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्चुअल शिफ्ट टाइम के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी मैन पावर रिक्वायर्ड निकल आती है कि उस ऑपरेशन के लिए कितने लोग चाहिए। प्रोडक्शन टारगेट जब एंड पे निकालते हैं, जो 1400 समथिंग निकला है शीट के अंदर, तो एक्चुअल शिफ्ट टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वर्कर्स के साथ और डिवाइड कर देते हैं SMV के ऊपर, यानी स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू के ऊपर, तो ये आपकी प्रोडक्शन का टारगेट निकल आता है कि कितने लोगों के साथ कितनी डजन्स जो हैं वो पैक होंगी। अब एफिशिएंसी जो है वो किस तरह से निकालते हैं उसकी, तो टारगेट मल्टीप्लाई बाय SMV डिवाइडेड बाय एक्चुअल शिफ्ट टाइम इनटू टोटल वर्कर्स, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो टोटल टारगेट है उसको मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू के साथ। स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया तो डिवाइड कर देना है आपने एक्चुअल शिफ्ट टाइम को वर्कर्स के साथ मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देना, या सादा फार्मूला लगा लें कि टोटल जितनी प्रोडक्शन अचीव हुई है उसको टारगेट पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेटर पे करते हैं तो सीधा ही करते हैं जी, इतनी प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय इतने %, तो वो आपकी एफिशिएंसी निकल आती है। तो इन फार्मूलों को उस टाइम एंड मोशन स्टडीज़ के अंदर अप्लाई किया गया है, तो उसके तहत फिर ये एक टारगेट निकलता है। उस टारगेट के तहत फिर प्लान करते हैं कि पैकिंग कितने दिनों में होती है। अब इस ऑर्डर प्लान की कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, या कह लें कि एडिशनल चीज़ें हैं जो बताना ज़रूरी है कि जहाँ पे भी, जिस डिपार्टमेंट में भी जहाँ पे डेज़ की कैलकुलेशन हुई है, प्रोडक्शन आवर्स की कैलकुलेशन हुई है, तो उसमें सिर्फ वर्किंग डेज़ या वर्किंग आवर्स की कैलकुलेशन ही हुई है। कोई हॉलीडेज, शटडाउन्स हो या कोई डिले किसी किस्म की वजह से है, मटेरियल नहीं आता, रॉ मटेरियल लेट है, पैकेजिंग लेट है, किसी वजह से डिले है, तो माइनस नहीं किया गया, इतना क्वेश्चन रखना होता है। हॉलीडेज या कोई शटडाउन आपने ऐड करना होता है, तो जितनी कैलकुलेशंस हैं पहले वर्किंग डेज के ऊपर हैं। ऑल बैचेस डिटेल शुड बी कैलकुलेटेड इन सिस्टम विद असॉर्टमेंट स्लेव्स, इसलिए कि ये सॉर्टेड ऑर्डर है तो इसकी स्लेव्स की ज़्यादा फोकस इसलिए है कि इसकी सारी बैचेस स्लेव की शक्ल में बना के अपडेट कर दिया जाए तमाम डिपार्टमेंट्स को। ये प्लान सिंगल आर्डर की बेस पे है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस इस पर नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिंगल आर्डर तो फैक्ट्री में नहीं चलना होता, बहुत सारे आर्डर्स होते हैं। तो आपने अपनी फैक्ट्री के हर डिपार्टमेंट के प्लानर के मुताबिक अपने नंबर ऑफ डेज फिक्स करने हैं। फ़र्ज़ कर लें जी आपकी निटिंग मशीनें, मैं कहता हूँ 19 तारीख को निटिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन आपका प्लानर ये बताए कि आपकी 19 तारीख तक की मशीनों की बुकिंग है या नहीं है, कहीं डुप्लीकेशन ना हो जाए कहीं प्लान की, कि आपका 19 को कहीं और कोई ऑर्डर प्लान हो लेकिन आप इसको भी प्लानिंग में डाल लें, तो फिर एक ऑर्डर को आपको स्किप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी भी डिपार्टमेंट का प्लान बनाने से पहले आपने अपने प्लानर को देखना है कि उस डिपार्टमेंट की बुकिंग कहाँ तक है, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो एलोकेटेड या ऑक्युपाइड किस डेट तक है। अब जैसे कि करंट ऑर्डर 27/11/2022 को रिसीव हुआ, प्लानिंग डेट इसकी सिस्टम में 1/12/2022 है। कास्टिंग और फाइनेंस से ये अप्रूवल 3/12/2022 को आ गई। निटिंग स्टार्ट डेट 19/12/2022 है, निटिंग एंड डेट 31/12/2022 है, और पैकिंग क्लोजिंग डेट 15/1/2022 है। अब 15/1 जैसा कि
लीड टाइम में डिस्कस्ड है कि 10 दिन का मार्जिन होना चाहिए निटिंग एंड डेट और पैकिंग क्लोजिंग डेट का कम से कम। तो यहाँ 15 डेज इसलिए रखा है, वही जो मैं डिलेज की बात कर रहा था कि शटडाउन डिलेज, कोई गस्टेड हॉलीडे, कोई एमरजेंसी, उस वजह से कोई दिन लेट होता है तो इसमें कवर हो जाए। 15 तारीख को क्लोजिंग हो जाए। वैसे तो ऑडिट साथ साथ होता रहता है, लेकिन 16 तारीख को इंटरनल टीम अपना ऑडिट परफॉर्म करे और 17 तारीख को इसको एक्सफैक्ट्री कर दिया जाए, या 17 को ऑडिट हो तो साथ ही एक्सफैक्ट्री कर दिया जाए। तो ये थी एक ऑर्डर की प्लानिंग। अब ये सारी की सारी प्लानिंग आपने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं समझनी, ये आपके समझाने के लिए है। यानी ये एक आपके सामने कहने के फॉर्मेट आ गया कि किसी ऑर्डर को फैक्ट्री के अंदर प्लान किस किस तरह करना है, क्या क्या स्टेप होते हैं, किस किस तरह पैरामीटर्स को फॉलो करना है, कौन कौन सी चेक लिस्टें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो ये सारी की सारी जो डिस्कशंस हैं या जो जितनी भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं या एक्सप्लेन की गई हैं, ये समझाने के लिए हैं। ये कोई भी पर्सन किसी फैक्ट्री में इसको ये हार्ड एंड फास्ट रूल ना बना ले कि जी वो सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान की टीम ने ये कहा था, हमने जो भी कहा है समझाने के लिए कहा है। आपने अपनी फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटें फिक्स करनी है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। प्रोडक्शन कैलकुलेशंस, फार्मूलेशन, फॉर्मेट्स, लेआउट्स, चेकलिस्ट और क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, वो हमने डिफाइन कर दी हैं। ऑर्डर प्लान करने के लिए जो आपको स्ट्रगल्स करना होती हैं, एक्टिविटीज़ का ख्याल रखना होता है, वो सारा इसके अंदर डिफाइन कर दिया गया है। Okay, thank you for watching this useful video. If you have any questions, please contact us on given numbers or email address. आपको किसी भी किस्म की डिस्कशन करनी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप ईमेल एड्रेस पे या दिए गए सेल नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ पे कन्फ्यूजन है और ये कैसे होता है। वैसे आपने अपना अपना हिसाब देखना है। ये सारी चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए हैं, एक पैटर्न, मेथड, कैलकुलेशंस, फार्मूले, वे समझाने के लिए है। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।